एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। कृषि कानून के विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसानों का विरोध प्रदर्शन 15वें दिन भी जारी है। किसानों को भारत की जनता के समर्थन के साथ साथ विदेश के नागरिकों द्वारा भी समर्थन दिया जा रहा है। छठे दौर की बैठक रद्द होने के बाद केंद्र सरकार ने किसानों को 19 पन्ने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे किसानों ने खारिज कर दिया। किसान तीनों कानूनों को रद्द किए जाने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों ने कहा कि आंदोलन के अगले चरण में वो 12 दिसंबर को देश भर के सभी टोल प्लाजा को फ्री कर देंगे। तो इसके साथ साथ 14 दिसंबर को भारत के सभी किसानों ने धरना प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने अपने एक बयान में कहा था कि कृषि कानून के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है, जिस पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर केंद्रीय मंत्री को ये जानकारी है कि किसान आंदोलन के पीछे पाकिस्तान या चीन का हाथ है, तो रक्षा मंत्री को तुरंत चीन और पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री ने आज नए संसद भवन की नींव रखी। इस कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ साथ संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, शहरी और आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह भी मौजूद रहे। इस समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री सहित लगभग 200 लोग शामिल हुए। संसद भवन का निर्माण अक्टूबर 2022 तक पूर्ण करने की योजना बनाई गई है, ताकि भारत की आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर इसे आयोजित किया जा सके। ये संसद भवन लोकसभा वर्तमान के मुकाबले 3 गुना बड़ा बनाया गया है। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड 64,500 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्र में नए संसद भवन का निर्माण करेगा। भारत के रक्षा मंत्री आसियान के रक्षा मंत्री के साथ ADMM+ को संबोधित किया। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने कहा कि ADMM पिछले दशकों से शांति और स्थिरता का आधार बना हुआ है। आतंकवाद और महामारी के खतरे को दूर करने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा और इसे सफल बनाना होगा। 13 दिसंबर को आसियान की 10वीं वर्षगांठ है, जिसके मद्देनजर इस बैठक को आयोजित किया गया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमें परस्पर विश्वास को मजबूत किया है। निरंतर शांति बनाए रखने के लिए हमें लंबा रास्ता तय करना होगा। पिछले दशकों में ADMM में काफी वृद्धि देखी गई है। समुद्री रक्षा, साइबर से संबंधित अपराध और आतंकवाद हमारे लिए चुनौतियां हैं, लेकिन हमें चुनौतियों को पूर्ण करके सफल होना होगा। गतिविधियों के संचालन में आत्मसंयम बरतते हुए उन कार्यों से बचते हुए जो स्थिति को और जटिल कर सकते हैं। भाजपा ने पश्चिम बंगाल 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके मद्देनजर भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा पश्चिम बंगाल में 2 दिवसीय दौरे पर गए हुए हैं। आज JP नड्डा के 2 दिवसीय दौरे का दूसरा दिन है। अपने दौरे के समय JP नड्डा विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर भाजपा की जीत को मजबूत करेंगे। सूबे के डायमंड हार्बर में भाजपा अध्यक्ष की रैली आयोजित की गई, लेकिन रैली से पहले भाजपा ने आरोप लगाया कि TMC ने पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया है। चुनाव के करीब आने से राजनीतिक पार्टियों में गहमागहमी बढ़ गई है। बुधवार को JP नड्डा ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि भाजपा को यहां पर 200 से अधिक सीटों पर विजय मिलने वाली है। आगे JP नड्डा ने कहा कि बंगाल की जनता भाजपा के साथ है, मोदी सरकार के साथ है। अब हम लोग यहाँ की जनता के आशीर्वाद से 2021 में ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनाएंगे। शिक्षा मंत्री ने आज सोशल मीडिया पर छात्रों से लाइव इंटरैक्शन किया, जिसमें JEE एग्जाम के मद्देनजर कहा कि 12वीं के सिलेबस में कमी किए जाने के बाद JEE में ऐसे प्रश्नों को शामिल किया जा सकता है, जिससे कम सिलेबस पढ़े हुए स्टूडेंट भी इसे हल कर पाएं। JEE मेन डेट को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस पर अभी विचार विमर्श किया जा रहा है। नीट की परीक्षा को स्थगित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे
ऑनलाइन कराए जाने पर सरकार विचार विमर्श कर सकती है। शिक्षा मंत्री ने छात्रों से लाइव इंटरैक्शन के दौरान कहा कि सीबीएसई बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम स्कूली स्तर पर होते हैं। यदि कोई प्रैक्टिकल आयोजित नहीं किया जा सकेगा तो इस पर भी विचार किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सीबीएसई की वेबसाइट पर छात्रों के लिए सारी जानकारी उपलब्ध करा दी गई है और सीबीएसई बोर्ड प्रैक्टिकल की डेट जेईई के एग्जाम से क्लैश ना हो, इसके लिए स्कूलों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। आगे शिक्षा मंत्री ने कहा कि अमेरिका में आबादी से भी ज्यादा भारत में स्टूडेंट्स की संख्या है। शिक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री के बयान को दोहराते हुए कहा कि रीड करेंगे तभी तो लीड करेंगे। महामारी के समय शिक्षा जारी रह सके, इसके लिए ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव की स्थिति के मद्देनजर भारत अपनी युद्धक शक्ति को बढ़ा रहा है, जिसके मद्देनजर भारत ने अमेरिका से वर्ष 2020 में $62 करोड़ से बढ़कर $3.4 अरब तक के हथियार खरीदे हैं। अमेरिका DSCL के अनुसार हथियारों की बिक्री में वृद्धि ऐसे समय में आई है जबकि दूसरे देशों के हथियारों की कुल बिक्री घटकर $50.88 अरब हो गई है। आंकड़ों के अनुसार 2020 में भारत ने सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका के बाद मोरक्को से खरीदे हैं, जो कि 1.24 से बढ़कर $4.5 अरब हो गए हैं। तो वहीं पोलैंड से 67.3 करोड़ से बढ़कर $4.7 अरब हो गए हैं। सिंगापुर 13.7 करोड़ से बढ़कर $1.3 अरब, ताइवान से 87.6 करोड़ अरब से बढ़कर $11.8 अरब और यूएई से $1.1 अरब से बढ़कर $3 अरब हो गए हैं। कोरोना महामारी के लिए वैक्सीन का निर्माण कर लिया गया है। इस वैक्सीन का टीकाकरण दिल्ली में शुरू होने जा रहा है, जिसके तहत स्वास्थ्य टीमें न सिर्फ लोगों की पहचान करेंगी बल्कि इस दौरान पहले से विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त लोगों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करके उन्हें आश्वस्त करेंगी। सरकार की योजना के अनुसार सबसे पहले उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिनकी स्थिति गंभीर है, ताकि मृत्यु दर को कम किया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि टीकाकरण के लिए सभी तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं और ये सर्वे अगले सप्ताह से शुरू किया जा सकेगा। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार से दिशा निर्देश मिलने के बाद अब तक 2 से 3 लाख स्वास्थ्य कर्मियों की पहचान की जा चुकी है और करीब 1200 अधिकारी और निजी अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिंग होम आदि टीकाकरण के लिए तैनात कर दिए गए हैं। कर्मचारियों के अलावा 8 लाख सुरक्षा जवान, दिल्ली पुलिस के साथ साथ नगर निगम के कर्मचारियों को भी इसके लिए तैनात किया गया है। दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है, जिसमें मरीजों की पहचान करने के लिए सर्वे के जरिए 25 से 30% आबादी तक सरकार पहुंच चुकी है। इस सर्वे में सरकारी आंकड़ों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रहे तनाव की स्थिति पर कहा कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारी संख्या में सेना को तैनात करने के लिए हर बार अलग बहाने दे रहा है। चीन ने कई बार द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन किया है। दोनों देशों के संबंधों में इस उल्लंघन के कारण काफी तनाव पैदा हुआ है, जिससे दोनों देशों के बीच रिश्ते पिछले करीब 40 साल से सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। विदेश मंत्री ने ये बात ऑस्ट्रेलियाई राजनीतिक थिंक टैंक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई चर्चा में कही। विदेश मंत्री की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव की स्थिति के मद्देनजर की गई इस टिप्पणी को काफी अहम माना जा रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि हमने 1988 में इस तरह की स्थिति का सामना किया है। ये हमारे रिश्ते में एक अवरोध था। पिछले 30 साल के दौरान चीन हमारा सबसे दूसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा है, लेकिन इस समय दोनों ही देशों के संबंधों में ऐतिहासिक गिरावट आई है। तनाव के चलते 30 साल से बनी दोस्ती के खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं। सेना प्रमुख MM नरवाने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की 6 दिनों के दौरे पर गए हुए हैं। MM नरवाने का राजनीतिक रूप से ये दौरा बहुत ही अहम माना जा रहा है। इस यात्रा से दोनों देशों के साथ भारत के रणनीतिक संबंध मजबूत होंगे। MM नरवाने संयुक्त अरब अमीरात के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से मुलाकात करके
दोनों देशों के रक्षा सहयोग प्रगाढ़ के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नरवाने रक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके जनरल नरवाने रॉयल सऊदी लैंड बल के मुख्यालय और किंग अब्दुल अजीज मिलिट्री एकेडमी का भी दौरा करेंगे, जिसके बाद नरवाने संयुक्त अरब के राष्ट्रीय डिफेंस यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे और वहां के छात्रों को संबोधित करेंगे। भारत में कोरोना के मामलों में हल्की सी गिरावट दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 31,522 मामले सामने आए हैं, जिससे भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 97 लाख को पार कर गया है। तो वहीं पिछले 24 घंटों में 412 लोगों ने इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाई है, जिससे मरने वालों की कुल संख्या 1 लाख को पार कर गई है। 37,725 लोगों के स्वस्थ होने के बाद महामारी को मात देने वालों का आंकड़ा लगभग 92 लाख को पार कर गया है। इस समय भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 3,72,293 है। ब्यूरो रिपोर्ट AP24 न्यूज लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।